हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है बुद्ध के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था। कुछ सिद्धांत थे जिसके बारे में चर्चा किया था। अब आगे कुछ और सिद्धांत हैं, एक एक करके हम देखते हैं। तो आज हमारा बुद्ध का सिद्धांत है पहला, त्रिआयामी या त्रिविमात्मक सिद्धांत। त्रिआयामी या त्रिविमात्मक सिद्धांत, ये दोनों नाम याद रखिए। थ्री डायमेंशनल थियरी भी कहते हैं इसको। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड। इन्होंने 1967 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड भी बोलते हैं, पूरा नाम इनका जेपी गिलफोर्ड है। तो इन्होंने 1967 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? त्रिआयामी या त्रिविमात्मक सिद्धांत। अब इन्होंने कहा क्या था इस सिद्धांत में कि बुद्ध की जो संरचना है वो 120 तत्वों से हुई है। तो कितने? 120 तत्वों से हुई है। और ये 120 तत्व जो है 3 विमाओं डायमेंशन में विभाजित हैं। इसलिए उनके सिद्धांत को त्रिविमात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि बुद्ध की जो संरचना होती है वो 120 तत्वों से होती है। और ये 120 तत्व जो होते हैं वो 3 विमाओं, 3 डायमेंशन में विभाजित होते हैं या 3 आयामों में विभाजित होते हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को त्रिविमात्मक या त्रिआयात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अब ये 3 विमाएँ कौन सी हैं जिसमें सभी 120 तत्व मौजूद हैं? तो पहली विमा है वो है विषय वस्तु, कंटेंट्स। और दूसरी है संक्रियाएं, ऑपरेशंस। और थर्ड है उत्पाद, प्रोडक्ट। इन सभी में पहला जो हमारी विमा है विषय वस्तु, जिसको कंटेंट्स बोलते हैं, उसमें 4 विषय वस्तु आती हैं। और जो संक्रियाएं हैं उसमें 5 संक्रियाएं आती हैं। और जो उत्पाद है उसमें 6 उत्पाद आती हैं। तो पहला जो हमारा विषय वस्तु है, तो पहला है हमारा चित्रात्मक। विषय वस्तु कैसा हो? चित्रात्मक। ये जो विषय वस्तु या संक्रिया या उत्पाद है, यह क्या प्रदर्शित करता है? ये सभी बुद्ध की योग्यताओं को बताता है। अब पहला है चित्रात्मक। विषय वस्तु में पहला है चित्रात्मक। चित्रात्मक मतलब चित्र के आधार पर जो भी योग्यता होती है व्यक्ति के अंदर, चित्र को देख के उसका आकार, आकृति, जो समझ उसके अंदर विकसित होती है, उसी योग्यता को कहते हैं हम चित्रात्मक विषय वस्तु। अगला है हमारा सांकेतिक। संकेत के आधार पर, मतलब कि व्यक्ति के अंदर जब कोई वस्तु हमारे सामने आती है या कोई ऐसा संकेत हमारे सामने आता है जिसको देख के उसको उस ज्ञान, उसके संकेत के बारे में अपना विचारधारा उत्पन्न हो जाता है उसके मन में, तो वो सांकेतिक विषय वस्तु हो गई। शाब्दिक, शब्द के बारे में ज्ञान जो रखते हो तो वो शाब्दिक विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं वो व्यवहारिक विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो ये विषय वस्तु के अंतर्गत 4 विषय वस्तु हैं। और संक्रियाओं के अंतर्गत 5 संक्रियाएं हैं हमारी। एक है संज्ञान, स्मृति, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। तो ये इतनी सारी संक्रियाएं, ऑपरेशंस होती हैं। अगला है हमारा उत्पाद।
अब उत्पाद में 6 प्रोडक्ट होती हैं। बस आप इन सब चीज़ों को याद रखिए कि संक्रियाओं के अंतर्गत कितने आते हैं और क्या क्या होता है उसको याद रखिए, और उत्पाद के अंतर्गत कितने उत्पाद आते हैं उसको आप याद रखिए। तो उत्पाद के अंतर्गत इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन मतलब परिवर्तन होता है, और निहितार्थ। तो इतनी चीज़ें उत्पाद के अंतर्गत आती हैं। अब गिलफोर्ड ने क्या कहा कि जो हमारी 4 विषय वस्तु हैं और 5 संक्रियाएं हैं और 6 उत्पाद हैं, इनको खोजकर उन्होंने क्या बताया कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 4 × 5 × 6 = 120, तो 120 मानसिक योग्यताओं का योग बताया इन्होंने बुद्धि को। तो गिलफोर्ड ने क्या बताया कि हमारी जो बुद्धि है वो 120 मानसिक योग्यताओं का योग है या समूह हो सकती है। तो इतना आप याद रखिएगा कि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में क्या बताया है और क्या कहा है। बहुत अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 हमारे विषय वस्तु को दर्शाते हैं, और ये 5 हमारी संक्रियाओं को दर्शा रही हैं, और ये 6 हमारे जो हैं उत्पाद को दर्शा रहे हैं। तो यही मिलके 4 × 5 × 6 = 120 तत्व हमारे मिलते हैं, जिनको हम मानसिक योग्यता कहते हैं। अगला है हमारा तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आरबी कैटल। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? आरबी कैटल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तरल बुद्धि के बारे में क्या कहा कि ये जो है वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, अर्थात जन्मजात होती है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात गुण होते हैं वो उनके माता पिता से मिलते हैं, मतलब वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। तो ये उनको इन्होंने क्या कहा? तरल बुद्धि नाम दिया कि वो तरल बुद्धि, जब कोई आदमी कोई दैनिक कार्य करता है तो वो उसके लिए वो तरल बुद्धि का उपयोग करता है। और वो तरल बुद्धि होता क्या है? जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। ठोस बुद्धि, उन्होंने ठोस बुद्धि को क्या कहा कि जो हमें वातावरण, अधिगम और अनुभव से प्राप्त होती है वो ठोस बुद्धि कहलाती है। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें जो है ठोस बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है? वातावरण, अधिगम और अनुभव से मिलती है। तो कोई भी कार्य हो उसको करने के लिए तरल बुद्धि के साथ साथ ठोस बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। जैसे स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर में कहा था, तो इन्होंने बस उसी का नाम तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि रख दिया। उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति ठोस बुद्धि को अपनी तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। मतलब जो व्यक्ति है वो ठोस बुद्धि उसे कैसे मिलती है? वो बिना तरल बुद्धि के उपयोग किए वो अर्जित नहीं कर सकती है। कोई हम वातावरण से किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं या सीखते हैं या अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम तरल बुद्धि का उपयोग करते हैं। तरल बुद्धि के उपयोग करने की वजह से ही हम ठोस बुद्धि को प्राप्त करते हैं। तरल बुद्धि फिर वातावरण उद्बोधन, इन दोनों के योग से ही ठोस बुद्धि मिलती है। अब तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम है कैटल-हॉर्न सिद्धांत। इसको और क्या नाम से जाना जाता है? कैटल-हॉर्न सिद्धांत। और दूसरा है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थियरी। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थियरी, इसके नाम से भी जाना जाता है कैटल के सिद्धांत को। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत को कैटल-हॉर्न सिद्धांत या फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है
हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हॉवर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हॉवर्ड गार्डनर। अब इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो बुद्धि है वो एकाकी मतलब एक प्रकार की ना होकर बहुप्रकारीय होती, बहुत प्रकार की होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। और ये सभी जो बुद्धि हैं, बहुत प्रकार की जो बुद्धि हैं, ये सभी अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। इसमें किसी विशेष योग्यता के लिए इस बुद्धि का उपयोग होता है और प्रत्येक प्रकार अपने ढंग के होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक प्रकार अपने ढंग होते हैं, प्रत्येक प्रकार का अपना ढंग होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। अब इन्होंने एक चीज़ और कहा कि बुद्धि जो है कुल 7 प्रकार की होती है। तो इन्होंने कहा क्या कि बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, तो उन्होंने मेनली 7 बताया है कि बुद्धि के कुल 7 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि को क्या कहते हैं? शाब्दिक बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि क्या होता है? जब व्यक्ति जो है वाक्यों और शब्दों का ज्ञान क्षमता रखता है तो वो भाषाई बुद्धि पर ही होता है। वाक्यों और शब्दों की ज्ञान क्षमता वाले जो व्यक्ति होते हैं, शब्दों की ज्ञान क्षमता रखने वाले होते हैं व्यक्ति जो होते हैं, वो भाषाई बुद्धि उनमें होती है। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं कवि, पत्रकार, लेखक, प्रवक्ता। तो ये सभी शब्दों के ज्ञान रखने वाले होते हैं। तो ये सभी इनके अंदर जो है भाषाई बुद्धि होती है। अगला है हमारा तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि ऐसे व्यक्ति जो तर्क करने की क्षमता रखते हों, किसी बात को तर्क के आधार पर उसकी व्याख्या करते हों, तो वो ऐसे व्यक्ति के अंतर कौन सी बुद्धि होती है? वो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। जैसे वैज्ञानिक हुए, गणितज्ञ हुए, ये अपने सिद्धांतों को अगर देते हैं तो वो तर्क के आधार पर ही देते हैं। बिना तर्क के कोई इसका सत्य नहीं हो सकता। सत्य को सत्यापित करने के लिए वो तर्क देते हैं किसी सिद्धांत को बनाने के लिए। तो वैज्ञानिक और गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। अगला है स्थानिक या मूर्त बुद्धि। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, दिखने वाला। तो जब हम कोई चीज़ देखकर अपने मानसिक मतलब मन में वो इमेज बना लेते हैं, तो ऐसी क्षमता रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं या मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। तो दिखने वाले चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्थानिक या मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। जैसे मूर्तिकार हुए, चित्रकार हुए, इंजीनियर हुए, कारीगर, या ये सभी देखकर किसी चीज़ को तुरंत सीख जाते हैं और उसको अपने मन में इमेज बना लेते हैं कि ये कैसे बनेगा, कैसे हमको शुरुआत करनी है, कैसे बनानी है। ये होते हैं स्थानिक बुद्धि वाले। शारीरिक गतिक बुद्धि वाले। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने शरीर को कुशलतापूर्वक प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे नर्तकी जो होती है, मतलब डांस करने वाली, तो वो क्या अपने शरीर को कुशलतापूर्वक उसका प्रयोग करके जो है नाच लेती हैं। जो नर्तक होते हैं नाचने वाले, वो भी अपने शरीर का कुशलतापूर्वक उपयोग कर लेते हैं, खिलाड़ी भी और तैराक भी। तो ये सभी शारीरिक गतिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। संगीतिक बुद्धि वाले मतलब जो संगीत के स्वर होते हैं, ध्वनि होते हैं, ताल, आरोह अवरोह मतलब उतार चढ़ाव जो ध्वनि में होती है, इन सब का ज्ञान रखने वाले होते हैं। तो वो संगीतक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे संगीतकार हुए, बाजा बजाने वाले मतलब म्यूजिशियन भी। तो ये सभी जो है संगीतक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं या संगीत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। उनके अंदर संगीत बुद्धि होती है। वैयक्तिक स्व का मतलब अपना।
तो व्यक्तिगत जो अपने भावों, संवेगों और इंद्रियों को नियंत्रण कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत कौन सी बुद्धि होती है? वैयक्तिक स्वबुद्धि। तो इसमें जो है कौन आते हैं? संत आते हैं, योगी आते हैं। ये सभी जो है वैयक्तिक स्वबुद्धि वाले होते हैं, स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने संवेगों पर, अपने इंद्रियों पर, अपने भाव पर। अगला है 7वां, वैयक्तिक पर। वैयक्तिक पर वाले क्या होते हैं? बुद्धि वाले, ये दूसरे व्यक्तियों की जो इच्छा होती है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, वो समझने की क्षमता रखने वाले होते हैं। दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या समस्या है, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, उनके अंदर क्या इच्छा जागृत हो रही है, ये सब समझने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो वैयक्तिक पर बुद्धि वाले होते हैं। जिनमें कौन आते हैं? हमारे चिकित्सक आते हैं, मनोवैज्ञानिक, राजनेता, अधिकारी। ये सभी जो चिकित्सक होते हैं, वो मरीज के समस्या को बताने पर वो सही तरीके से समझ जाते हैं कि इस पेशेंट को क्या दिक्कत है। और मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं? वो भी देखकर जान जाते हैं कि व्यक्ति किस समस्या से ग्रसित है। राजनेता भी जानते हैं कि समाज को क्या चाहिए, उन्हें ज़रूरत है, किस तरह उन्हें अपने वश में किया जा सकता है। उसी तरह अधिकारी भी होते हैं। अब बहुबुद्धि सिद्धांत में कुछ संशोधन किया था उन्होंने, उसके बाद 2 और प्रकार जोड़े गए। तो वो कौन कौन से थे? प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति की व्याख्या को समझने वाले। तो प्रकृति की व्याख्या को जो समझ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति कौन है? वो है किसान और वैज्ञानिक जो होते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं कि मौसम की कैसा मौसम होने वाला है। तो ये सब कौन करता है? वैज्ञानिक करते हैं। तो ये प्रकृति की संरचना को, उसकी व्यवस्था को समझने वाले हैं। तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि वाले होते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि विषयों को जानते हैं, समझते हैं, जिंदगी, मौत, इन सब चीज़ों के बारे में जो समझने वाले होते हैं, वो व्यक्ति अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे दार्शनिक हुए और चिंतक हुए। तो इतना आप याद रखिए, होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इतना इन्होंने बताया था। अगला है हमारा त्रिस्तर सिद्धांत। बस इसको जान के इसको रट लीजिए इसको, कि त्रिस्तर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, हॉर्न और कैरोल। कैटल, हॉर्न, कैरोल, ये त्रिस्तर सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इन्होंने बुद्धि के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर। सबसे ऊपर जो होती है वो सामान्य बुद्धि बताया इन्होंने। तो सबसे ऊपर क्या होता है, या पहले नंबर पे उन्होंने बताया सामान्य बुद्धि। द्वितीय स्तर पर उन्होंने क्या बताया? 10 व्यापक योग्यताएं होती हैं, GF से GC। बस इतना आप जान लीजिए इसको। और सबसे नीचे क्या होता है? 70 लघु योग्यताएं। तो इतना चीज़ इन्होंने बताया था कि बुद्धि के कुल 3 स्तर होते हैं, तो इसलिए त्रिस्तर सिद्धांत नाम दिया गया है इसका। पहले पे आता है सामान्य बुद्धि, दूसरे पे आता है 10 व्यापक योग्यताएं, सबसे नीचे आता है 70 लघु योग्यताएं। तो इतना चीज़ आप बस याद रखिए कि त्रिस्तर सिद्धांत में क्या है और इसके प्रतिपादक कौन है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।